नमस्कार। हिंदी के सभी अध्येताओं का इस चैनल पर बहुत स्वागत है। यहाँ हम हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य से संबंधित सभी विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। साथ ही संस्कृत साहित्य और संस्कृत व्याकरण को पढ़ते हैं। आज हम हिंदी व्याकरण के एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। आज की कक्षा में चर्चा का विषय है वर्तनी, जिसे अंग्रेजी भाषा में स्पेलिंग कहा जाता है। हम में से बहुत से लोग वर्तनी पर बहुत ध्यान नहीं देते, किंतु भाषा का शुद्ध उच्चारण करने के लिए शुद्ध वर्तनी का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। भाषा सीखने का पहला सोपान श्रवण कौशल है, अर्थात सुनना। जब एक छोटा बच्चा ध्वनि सुनने का सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है, तो वह अपने परिवार, आस पड़ोस और समाज में जो भी कुछ सुनता है उसका अनुकरण करता है। तो परिवार अथवा समाज के लोग भाषा का जैसा भी उच्चारण करते हैं, जो भी उच्चारण करते हैं, बच्चा भी उसी का अनुकरण कर वाचन करता है, अर्थात भाषण करता है। यदि बच्चा अशुद्ध भाषा सुनता है तो वह भी अशुद्ध भाषा का ही वाचन करता है। अगर उसने इसमें समय रहते सुधार नहीं किया तो इस अशुद्धता का प्रभाव जीवन भर रहता है। इसलिए यह कक्षा बच्चों, बड़ों, बूढ़ों सबके लिए लाभप्रद होगी। आइए कक्षा की ओर बढ़ें। सबसे पहला शब्द है आवाज़, जो कि अशुद्ध है। इसका हम काफ़ी प्रयोग करते हैं। इसका शुद्ध रूप है आवाज़। अ की जगह आस्वर हो जाएगा तो शब्द बनेगा आवाज़। तो यही इसका शुद्ध रूप है। अगला है आविष्कार। आविष्कार शब्द अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप होगा आविष्कार। अ की जगह आस्वर लगेगा, शब्द बनेगा आविष्कार। यही इसका शुद्ध रूप है। अगला शब्द है आशीर्वाद। यह शब्द भी हम गलत उच्चारण करते हैं। इसका सही उच्चारण होगा आशीर्वाद। अ की जगह आस्वर लगेगा, शब्द बनेगा आशीर्वाद। इसी प्रकार से अगला शब्द है अनाधिकार। यह अशुद्ध रूप है। इसका शुद्ध रूप होगा अनधिकार। ध्यान देने वाली बात यह है कि अनधिकार शब्द में अन उपसर्ग जुड़ा हुआ है और शब्द है अधिकार। यहाँ पर अन में जो न है वो हलंत है, इसलिए जो अधिकार का अस्वर है वो न में जुड़ जाएगा, मिल जाएगा और शब्द बनेगा अनधिकार। तो जो अनधिकार शब्द है वह शुद्ध रूप है, जबकि हम अनाधिकार बोलते हैं, यह अशुद्ध रूप है। इसी प्रकार से हम शब्द का उच्चारण करते हैं आधीन, जबकि यह अशुद्ध रूप है। इसका शुद्ध रूप होगा अधीन। आगे बढ़ें। अगला शब्द है तत्कालिक। तत्कालिक शब्द अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप होगा तात्कालिक। त में आ की मात्रा जुड़ेगी, शब्द बन जाएगा तात्कालिक। अगला शब्द है चहर दीवारी। चहर दीवारी या हम इसको चाहर दीवारी भी कहते हैं। यह दोनों ही रूप अशुद्ध हैं। इसका शुद्ध रूप होगा चहार दीवारी। च के बाद ह में आ की मात्रा जुड़ेगी, शब्द बन जाएगा चहार दीवारी। यही इसका शुद्ध रूप है। अगला शब्द है प्रमाणिक। प्रमाणिक शब्द अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप होगा प्रामाणिक। प्रामाणिक। प में आ की मात्रा जुड़ेगी, शब्द बनेगा प्रामाणिक। अगला शब्द है बादाम, जो कि हम अशुद्ध बोलते हैं। कई लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा बादाम, लेकिन इसका सही उच्चारण होगा बादाम। बादाम शुद्ध रूप है, जबकि बादाम अशुद्ध रूप। अगला शब्द है भगीरथी। यह भी अशुद्ध रूप है। इसका शुद्ध रूप होगा, शुद्ध उच्चारण होगा भागीरथी। भ में आ की मात्रा जुड़ जाएगी, शब्द बनेगा भागीरथी। आगे बढ़ेंगे। अगला शब्द है वधू। जब हम ध में ह्रस्व ऊ लगाएंगे तो वह अशुद्ध हो जाएगा। इसी की जगह अगर हम ध में दीर्घ ऊ लगाएंगे, ध में बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे तो शब्द बनेगा वधू। वधू यहाँ पर शुद्ध रूप है, जबकि वधु अशुद्ध रूप है। वर्तनियाँ शुद्ध करने के लिए या शुद्ध उच्चारण करने के लिए हमें यह भी ध्यान रखना होता है कि ह्रस्व मात्रा लगी है तो उसमें हमें कम समय में बोलना है, और अगर दीर्घ मात्रा है तो उसमें हमें थोड़ा अधिक समय लेना है। तो जो भी ह्रस्व मात्राएं होंगी, अर्थात ह्रस्व स्वर की जो मात्राएं हैं उनको कहने में कम समय लगाना है, और जो दीर्घ स्वरों की मात्राएं होंगी उनको कहने में हमें थोड़ा अधिक समय लगाना है। यह करने से भी जो अशुद्ध वर्तनी है हम उसे शुद्ध बोल पाएंगे। आगे है सुई। सुई धागा से हमारा कई बार काम पड़ता है, लेकिन हम इसका उच्चारण अशुद्ध रूप में करते हैं। हम स में ह्रस्व उ की मात्रा लगाते हैं, जो अशुद्ध हो जाता है। इसका सही और शुद्ध रूप है सुई। जब हम दीर्घ ऊ की मात्रा लगाते हैं तो हो जाता है सुई, और यही इसका शुद्ध रूप है। अगला शब्द है रूपया। रूपया
यहाँ पर अशुद्ध रूप है, इसका जो सही रूप होगा, शुद्ध रूप होगा, वो होगा रुपया। अर्थात ह्रस्व ऊ लगाएंगे तो हो जाएगा रुपया, और अगर दीर्घ ऊ लगाएंगे तो वह रूप अशुद्ध हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी हम र में ऊ की मात्रा जोड़ेंगे, चाहे वो ह्रस्व हो चाहे वो दीर्घ हो, तो किस प्रकार से लिखेंगे। तो जब भी हम दीर्घ ऊ की मात्रा जोड़ेंगे तो र में दीर्घ ऊ की मात्रा ऐसे जुड़ेगी, और जब भी हम र में ह्रस्व ऊ की मात्रा जोड़ेंगे तो र में ह्रस्व ऊ की मात्रा इस प्रकार से जुड़ेगी। तो ये जो मात्रा है ये इस प्रकार से थोड़ा सा अंदर को आएगा, और जो बड़े ऊ की मात्रा है, दीर्घ ऊ की मात्रा है, इस प्रकार से बाहर को जाएगा। तो र में जब हम ऊ की मात्रा लगाते हैं तो इसका जरूर ध्यान रखेंगे। आगे है दिवाली। हम में से कई लोग कई बार कहते हैं दिवाली और लिखते भी हैं दिवाली, जबकि शुद्ध रूप है दीवाली। अर्थात दो में हमने दीर्घ ई की मात्रा लगाई है, तो यह शुद्ध रूप होगा दिवाली। और वास्तव में देखा जाए तो जो वास्तविक शुद्ध रूप में होता है शब्द वो है दीपावली। दिवाली भी नहीं होता, दीपावली होता है, दीपावली। अगला है पत्नी। हम में से कई लोग पत्नी शब्द भी गलत लिखते हैं, गलत कहते हैं। तो पत्नी में जो नौ है उसमें दीर्घ ई की मात्रा जुड़ेगी, न कि ह्रस्व ई की मात्रा। तो यहाँ पर पत्नी में जो मात्रा है वो दीर्घ ई की होगी और शब्द बनेगा पत्नी, और यही इसका शुद्ध रूप है। इसी प्रकार से अगला शब्द है व्यावसायिक। व्यावसायिक शब्द भी यहाँ पर अशुद्ध रूप है, अशुद्ध प्रयोग है। इसका शुद्ध प्रयोग होगा व्यावसायिक। व्यावसायिक, यहाँ पर य में आ की मात्रा जुड़ेगी और शब्द बनेगा व्यावसायिक। इसी प्रकार से बारात है। हम में से कई लोग बारात शब्द कहते हैं, जबकि यह अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप होगा बारात। ब में अ जुड़ेगा, न कि आ। अगला शब्द है पूर्ति। हम इसे भी अशुद्ध रूप में बोलते हैं, लिखते हैं। शुद्ध रूप होगा पूर्ति। त में ह्रस्व ई की मात्रा जुड़ेगी, न कि दीर्घ ई की मात्रा। तो शब्द बनेगा पूर्ति, जो कि इसका शुद्ध रूप है। इसी प्रकार से अगला शब्द है पीताम्बर, जो कि अशुद्ध प्रयोग है। इसका जो सही उच्चारण होगा वो होगा पीताम्बर। पीताम्बर। प में दीर्घ ई की मात्रा जुड़ेगी, न कि ह्रस्व ई की मात्रा। पीताम्बर शब्द का हम विच्छेद भी कर सकते हैं, तो होगा पीत धन अंबर। पीत का अर्थ होता है पीला, अंबर का अर्थ होता है वस्त्र, अर्थात पीला वस्त्र। तो शब्द बन जाएगा पीताम्बर, न कि पीताम्बर। अगला शब्द है साप्ताहिक। यह अशुद्ध प्रयोग है। शुद्ध प्रयोग है साप्ताहिक। साप्ताहिक, स में आ की मात्रा जुड़ जाएगी, शब्द बनेगा साप्ताहिक, न कि साप्ताहिक। अगला शब्द है अतिथि। यहाँ पर अशुद्ध प्रयोग है, जबकि इसका शुद्ध प्रयोग होगा अतिथि। त और थ में ह्रस्व ई की मात्रा जुड़ेगी और शब्द बनेगा अतिथि। अतिथि का हम शब्द विच्छेद भी कर सकते हैं, अ प्लस तिथि, शब्द बन जाएगा अतिथि। यही इसका शुद्ध रूप होगा। अगला शब्द है इंजन, जो कि अशुद्ध प्रयोग है। इसका शुद्ध प्रयोग होगा इंजन। इसका शुद्ध उच्चारण होगा इंजन, न कि इंजन। अगला शब्द है श्रीमती, जो कि अशुद्ध प्रयोग है। हम में से कई लोग श्रीमती इस प्रकार लिखते हैं, अर्थात त में ह्रस्व ई की मात्रा जोड़ते हैं, जो कि गलत है। इसका शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन होगा श्रीमती। त में दीर्घ ई की मात्रा जुड़ेगी, तो इसका सही रूप होगा श्रीमती। इसी प्रकार शनि शब्द है। नौ में अगर हम दीर्घ ई जोड़ेंगे तो यह अशुद्ध रूप हो जाएगा, जबकि नौ में अगर हम ह्रस्व ई जोड़ेंगे तो यह हमारा सही रूप हो जाएगा। तो उच्चारण होगा शनि, लेखन भी इसी प्रकार होगा। अगला शब्द है बीमारी। हम में से कई लोग बीमारी शब्द का उच्चारण करते हैं, जो कि गलत है, अशुद्ध है। इसका सही उच्चारण होगा बीमारी। जब हम ब में दीर्घ ई की मात्रा जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा बीमारी, और यही इसका शुद्ध प्रयोग होगा, जबकि बीमारी अशुद्ध प्रयोग है। तो ब में ह्रस्व ई लगाएंगे तो यह अशुद्ध प्रयोग होगा, और ब में दीर्घ ई की मात्रा जोड़ेंगे तो यह इसका शुद्ध प्रयोग होगा। तो शब्द बनेगा बीमारी। अगला शब्द है त्योहार। यहाँ पर त्योहार में औ की मात्रा जुड़ी है, जो कि अशुद्ध प्रयोग है। शुद्ध प्रयोग होगा त्योहार, अर्थात ओ की मात्रा यहाँ पर जुड़ेगी य में, तो शब्द बनेगा त्योहार। त्योहार शब्द नहीं होगा, शब्द होगा त्योहार। इसी का प्रयोग किया जाना चाहिए। अगला शब्द है पैतृक। पैतृक, यहाँ पर कई सारे लोग इसे लिखने में गलती करते हैं, अशुद्धि करते हैं, जबकि सही शब्द होगा पैतृक। यहाँ पर त्र का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि त में री स्वर का प्रयोग होगा, शब्द बनेगा पैतृक। यही इसका शुद्ध रूप है। अगला है महीना। हम में से कई लोग इस शब्द का गलत उच्चारण करते हैं,
हम कई बार कहते हैं महीना, जबकि होता है महीना। ह में दीर्घ ई की मात्रा जुड़ती है, शब्द बनता है महीना, और यही इसका शुद्ध प्रयोग है, शुद्ध उच्चारण है। अगला शब्द है यानी। यानी भी हम गलत लिखते हैं। नी में हम ह्रस्व ई की मात्रा जोड़ते हैं, जो कि अशुद्ध प्रयोग है। इसका शुद्ध प्रयोग होगा यानी। न में जब हम दीर्घ ई की मात्रा जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा यानी, और यही इसका शुद्ध प्रयोग है। इसी प्रकार अगला शब्द है अनुग्रहित। यह कई बार एग्जाम में आता है और पूछा जाता है कि इसका शुद्ध वर्तनी क्या है। तो जब भी हम ग में र लगाएंगे तो वह अनुग्रहित बन जाएगा, जो कि अशुद्ध प्रयोग है। इसका शुद्ध प्रयोग होगा अनुग्रहित। ग में जब हम री स्वर जोड़ेंगे तो अनुग्रहित बन जाएगा, ये इसका शुद्ध प्रयोग है। अगला शब्द है आँख। शरीर के जितने भी अवयव हैं उन सब शब्दों में अनुनासिक का प्रयोग होगा, अनुस्वार का प्रयोग नहीं होगा। अनुनासिक का चिन्ह होता है अर्धचंद्र बिंदी किसी वर्ण के ऊपर, और अनुस्वार का चिन्ह होता है मात्र एक बिंदी। तो जब भी हम आँख शब्द लिखेंगे अथवा बोलेंगे तो उसमें हम अर्धचंद्र बिंदी लगाएंगे, अर्थात अनुनासिक का प्रयोग करेंगे। तो आँख यहाँ पर अशुद्ध है और आँख यहाँ पर शुद्ध रूप है। इसी प्रकार से अगला शब्द है दांत। दांत यहाँ पर अशुद्ध प्रयोग है, क्योंकि यहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है, जबकि दांत में अनुनासिक का प्रयोग हुआ है, इसलिए यह शुद्ध रूप में है। अगला शब्द है मुंह। मुंह में भी यहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है, जो कि अशुद्ध रूप है। इसका शुद्ध रूप होगा मुंह, क्योंकि इसमें अनुनासिक का प्रयोग हुआ है। अगला शब्द है उंगली। उंगली में भी अनुस्वार का प्रयोग हुआ है, इसलिए यह यहाँ पर अशुद्ध प्रयोग है। इसका शुद्ध प्रयोग होगा उंगली, अर्थात अनुनासिक सहित जो शब्द है उंगली वही शुद्ध रूप में मान्य है। अगला शब्द है अनुदित। यहाँ पर अनुदित भी अशुद्ध प्रयोग है। इसका शुद्ध प्रयोग होगा अनुदित। न में जब हम दीर्घ ऊ लगाएंगे, बड़ा ऊ जोड़ेंगे तो यहाँ पर अनुदित बन जाएगा, और यही इसका शुद्ध रूप है। अगला है उष्मा। यहाँ पर उष्मा शब्द अशुद्ध रूप में लिखा गया है। इसका सही उच्चारण होगा ऊष्मा, अर्थात दीर्घ ऊ यहाँ पर जोड़ा गया है तो शब्द बनेगा ऊष्मा, न कि उष्मा। अगला शब्द है ऊंचा। यहाँ पर अनुनासिक तो जोड़ा है, लेकिन ऊ को यहाँ पर ह्रस्व रखा है, जबकि ऊ हमेशा यहाँ पर दीर्घ होगा, तो इसलिए शब्द बनेगा ऊंचा, जो कि शुद्ध उच्चारण है, शुद्ध प्रयोग है। जबकि ऊंचा यहाँ पर अशुद्ध प्रयोग है, ऊंचा यहाँ पर शुद्ध प्रयोग है। अगला शब्द है संग्रहित। संग्रहित भी यहाँ पर अशुद्ध प्रयोग है। इसका शुद्ध प्रयोग होगा संगृहीत। ग में जब हम री स्वर जोड़ेंगे तो वह शुद्ध प्रयोग होगा और शब्द बनेगा संग्रहित। अगला शब्द है न्यौछावर। न्यौछावर भी यहाँ पर अशुद्ध प्रयोग है, क्योंकि यहाँ पर य में औ का प्रयोग हुआ है, जबकि शुद्ध रूप में ओ का प्रयोग होगा, अर्थात ओ स्वर यहाँ पर जुड़ेगा, तो शब्द बनेगा न्यौछावर। यही इसका शुद्ध रूप है, शुद्ध उच्चारण है। अगला शब्द है तूफान। हम में से कई लोग इसका गलत उच्चारण करते हैं, तूफान कहते हैं, जबकि इसका शुद्ध प्रयोग होगा तूफान, अर्थात तो में दीर्घ ऊ की मात्रा जुड़ेगी, शब्द बनेगा तूफान, और यही इसका शुद्ध प्रयोग है। अगला शब्द है गुरु। हम में से कई लोग इस शब्द में मात खा जाते हैं। हमें समझ नहीं आता कि गुरु शब्द किस प्रकार लिखना है। यहाँ पर र में हमेशा ह्रस्व ऊ जुड़ेगा और शब्द बनेगा गुरु, और यही इसका शुद्ध उच्चारण है, जबकि गुरु में यहाँ पर ऊ दीर्घ है और यह अशुद्ध प्रयोग है। गुरु में र में ह्रस्व ऊ जुड़ा है, यही इसका शुद्ध रूप है। आगे बढ़िए। शब्द है जरूरत। हम में से कई लोग इस शब्द को अशुद्ध रूप में प्रयोग करते हैं, उच्चारण करते हैं, जबकि जरूरत में रू दीर्घ है, बड़ा ऊ है, तो र में बड़े ऊ की मात्रा दीर्घ ऊ की मात्रा जुड़ी हुई है, तो शब्द बनेगा जरूरत, और यही इसका शुद्ध प्रयोग है। अगला शब्द है महंगा। महंगा में अगर हम अनुस्वार का प्रयोग कर रहे हैं तो वह अशुद्ध है, ठीक नहीं है। महंगा में अगर हम अनुनासिक का प्रयोग कर रहे हैं, अर्धचंद्र बिंदी का प्रयोग कर रहे हैं, तो वह शुद्ध रूप में मान्य है। तो शब्द होगा महंगा, और यही इसका शुद्ध रूप है। अगला शब्द है रुई। रुई हम गलत उच्चारण करते हैं, जबकि इसका शुद्ध उच्चारण होगा रुई, अर्थात र में जब हम बड़े ऊ की मात्रा दीर्घ ऊ की मात्रा जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा रुई, और यही इसका शुद्ध प्रयोग है, जबकि रुई इसका अशुद्ध प्रयोग है। अगला शब्द है मिष्ठान। कई सारे लोग मिष्ठान का उच्चारण करते हैं, जो कि अशुद्ध प्रयोग है, शुद्ध प्रयोग नहीं है।
इसका शुद्ध प्रयोग होगा मिष्टान। मिष्टान, ठ की जगह ट का प्रयोग होगा और शब्द बनेगा मिष्टान, और यही इसका शुद्ध प्रयोग है। अगला शब्द है विशिष्ट। यह भी अशुद्ध प्रयोग है। ठ का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा, ट का प्रयोग होगा। शब्द बनेगा विशिष्ट। विशिष्ट, और यही इसका शुद्ध रूप है। विशिष्ट अशुद्ध रूप है, विशिष्ट शुद्ध रूप है। तो ठ की जगह ट जोड़ेंगे तो यह शुद्ध हो जाएगा और इसी का उच्चारण किया जाना चाहिए। अगला शब्द है पृष्ठ। हमें से कई सारे लोग पृष्ठ शब्द कहते हैं, लिखते भी हैं। यह अशुद्ध रूप है, यह मान्य नहीं है। इसका शुद्ध रूप होगा पृष्ठ। ट की जगह ठ योजित हो जाएगा और शब्द बनेगा पृष्ठ, और यही इसका शुद्ध रूप है, शुद्ध वर्तनी है। अगला है श्रेष्ठ। यहाँ पर भी ट नहीं आएगा, अगर ट होगा तो वो अशुद्ध रूप माना जाएगा। इसकी जगह श्रेष्ठ, ठ यहाँ पर शुद्ध रूप है। शुद्ध वर्तनी में श्रेष्ठ में ठ आएगा, न कि ट। तो जहाँ पर भी श्रेष्ठ होगा वो अशुद्ध वर्तनी है, और जहाँ पर श्रेष्ठ ठ होगा वहाँ पर शुद्ध वर्तनी मानी जाएगी। अगला है मनस्थिति। मनस्थिति में यहाँ पर अशुद्ध प्रयोग हुआ है। मन के बाद विसर्ग आएगा तो वह शुद्ध प्रयोग होगा मनस्थिति। इसका उच्चारण होगा मनस्थिति, जबकि मनस्थिति इसका अशुद्ध प्रयोग होगा। तो अशुद्ध वर्तनी में मनस्थिति और शुद्ध वर्तनी में आएगा मनस्थिति। विसर्ग का हमने उच्चारण करना है, तो उच्चारण करने के बाद होगा मनस्थिति, और यही इसका शुद्ध उच्चारण होगा। तो इस प्रकार हमारी यह कक्षा पूर्ण हुई। इस कक्षा में हमने लगभग 50 वर्तनियों के बारे में बात की, उनके शुद्ध रूप के बारे में बात की, और ये वर्तनियाँ हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में उपयोग में लाते हैं। ये सारी वर्तनियाँ आपकी आज शुद्ध हुई होंगी। इसी आशा के साथ आज की कक्षा पूर्ण करते हैं। यदि आपको यह चैनल पसंद आता है, आपको यहाँ पर ज्ञानवर्धक वीडियो मिलती हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।